नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिनेश के वोरा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस अंक के अंदर। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की, जो एक तरह से चाइना ने रेस्ट्रिक्शन लगा के पंक्चर कर दिया है। असहाय महसूस कर रहे हैं हम कि हमारे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल ड्रीम्स हैं, सपने हैं, हम उन सपनों को पूरा करने के लिए चाइना की टेक्नोलॉजी के कितने मोहताज हैं। पिछले कई महीनों से इंडिया के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की जो टनल बोरिंग मशीन्स चाहिए थी, टीबीएम्स, वो चाइनीज पोर्ट पर है और अभी तक हिंदुस्तान नहीं पहुंची है। कई महीने हो गए हैं और भारत लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज भेजो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। मुझे लगा कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सारी दुनिया में जो नए देश हैं सारे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम चल रहा है। अब नए नए देश कौन से हैं? एशिया में सब डेवलपमेंट हो रहा है ना, ज्यादा करके तो। अमेरिका में, यूरोप में इतने डेवलपमेंट्स नहीं है जितने एशिया में है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो सड़कें बनाई जाती हैं, हाईवेज बनाई जाती हैं, पहाड़ों को सीना चीर के हम लोग टनल्स बनाते हैं। और इसके अलावा धरती के नीचे, समुद्र के नीचे हम टनल्स बनाते हैं, रास्ते खोजते हैं। और टनल सिर्फ सड़कों के लिए नहीं बनाई जाती या रेलवे के लिए नहीं बनाई जाती। ये टनल्स तो सीवरेज पाइप के लिए भी बनाई जा सकती है, वाटर पाइपलाइंस के लिए बनाई जा सकती है, या जमीन के नीचे कई किस्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए बनाई जा सकती है। पहाड़ों का सीना चीरने के लिए भी चाहिए होती है मशीनें। जो आज मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं उसके लिए मैं, एक अखबार है इकोनॉमिक मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स का, उसका मैं एक आर्टिकल का शुक्रिया अदा करूंगा। आदित्य सिन्हा का आर्टिकल है, तो ये कई फैक्ट्स हैं जो मैं वहां से लेकर आप तक पहुंचा रहा हूं। ये जो टीबीएम्स है ना, टनल बोरिंग मशीन, ये इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक चोक पॉइंट बन गया। यानी कि हम बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, चीन से कंपोनेंट्स आएंगे, टनल बोरिंग मशीन आएंगी तो काम शुरू होगा। असहाय, इसलिए इसको चोक पॉइंट कहा जा रहा है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, हमारे पास है नहीं और वो हमको दे नहीं रहा है। रुला रहा है एक्चुअली, देखा जाए तो। और अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है जब चाइना ने बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भैया हम तो नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अब मुसीबत ये है कि अगर वो चीजें नहीं आती हैं तो हमारे सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं। मेट्रो की लाइन बिछानी हो, या हाइड्रो पावर टनल्स बनानी हो जिसमें से पानी जाता है डैम्स वगैरह के लिए, कैनाल बना के, या अर्बन वाटर सिस्टम्स हो, या क्रॉस कंट्री के रेलवे प्रोजेक्ट्स हो, या फिर धरती के नीचे चलती हुई मेट्रो हो, या पहाड़ों का सीना चीर कर बनती हुई टनल्स जहां से हाईवेज जा रहे हो, सबके लिए टीबीएम चाहिए, टनल बोरिंग मशीन चाहिए। और हम सोच नहीं पाए कि ये कितनी बड़ी मार्केट है। कहने को तो बताया कि इंडिया में ही इसकी डिमांड करीब 8,000 करोड़ सालाना की थी, और ये 2029-30 तक 11,000 करोड़ की डिमांड होगी सिर्फ टनल बोरिंग मशीन्स की। और अगर इतनी टनल बोरिंग मशीन चाहिए तो हम क्यों नहीं बनाते? मैंने अपने एक और प्रोग्राम में भी बताया था कि जब चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था पिछले 25-30 साल से, दुनिया सो रही थी कंबल ओढ़ के, हम भी सो रहे थे। और धीरे धीरे हम चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट होते चले गए। हम ही नहीं, अमेरिका भी ओवर डिपेंडेंट हो गया, यूरोप ओवर डिपेंडेंट हो गया, जापान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया तक ओवर डिपेंडेंट हो गए भाई। लेकिन जब हम सब लोग सो रहे थे तो चाइना जाग रहा, और वो 25 साल वो जागा है और हम सोए हैं। आज वो उसी के डिविडेंड खा रहा है, आज उसी का फायदा ले रहा है, क्योंकि अब हम असहाय हैं। अब हम चाहें तो ओवरनाइट कुछ नहीं पैदा कर सकते।
अब हमारे पास लार्ज डायामीटर्स की जो काटती है, पहाड़ों को काटती है, जमीन को काटती है टनल बोरिंग मशीन, यानी कि 10 मीटर से लेके 17 मीटर तक के जिसका डायमीटर हो, यानी कि एक बार में 17 मीटर का होता है अप्रॉक्सीमेटली। आप कह सकते हो कि 55-60 फीट हो जाता है। 55-60 फीट में तो आप समझ सकते हो कि क्या कहते हैं कि 4 लेन का हाईवे बन सकता है साहब, पहाड़ों के अंदर। 55-60 फीट, यानी कि 10 फीट का अगर 1 लेन होता है, तो 4 लेन हो तो एक पूरा का पूरा 4 लेन का पूरा टनल बन जाता है उससे, 10 से 17 मीटर वाला जो है। इतनी बड़े लेवल की मशीनें आई हैं साहब, और ये चाइना ने उसको डेवलप किया है। लेकिन अब उसकी सप्लाई पे स्क्वीज़ बना दिया है। एकमात्र कंट्री जो दुनिया की 70% टनल बोरिंग मशीन बना रहा है, 70%। हर 10 में से 7 मशीनें चाइना से हैं, और वो 3 मीटर से लेके 17 मीटर का डायमीटर स्पैन के अंदर बना रहा है। 3 मीटर से लेके 17 मीटर के डाय स्पीड में ये सब बना रहा है। अब चाइना ने ये टीबीएम्स इंडिया को रोक दिया। ना केवल रोका, बल्कि जो टीबीएम्स पहले इंडिया को दी हुई थी, उसके जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाहिए थे मेंटेनेंस के लिए, वो भी नहीं दे रहा है। आप सोचिए, हमें नहीं, सभी देशों को रुला रहा है वो। इसका मतलब कि ये तो सप्लाई भी चोक हो गई, और कंपोनेंट की सप्लाई भी चोक हो गई, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी जैम होके रह गए। सब कुछ तो ब्लॉक हो गया। तो सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाती है यहाँ पर। अब चाइना अपनी मोनोपोली का फायदा उठा रहा है। हालांकि दुनिया कहती है कि मोनोपोली में, सप्लाई चेन में आपको टेक्नोलॉजी देनी चाहिए, लेकिन जो लोग बोलते हैं, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि वो 25 साल तक क्यों सो रहे थे, जब चाइना जाग रहा था। तो मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूं मैं। कई लोग मुझे कहते हैं आप चाइना के ऊपर बहुत प्रोग्राम करते हो। मैं प्रोग्राम इसलिए करता हूं कि वो कर रहे हैं कुछ। अगर हम लोग भी कुछ कर रहे होते, तो हम लोग भी इंडिया पे प्रोग्राम कर रहे होते थे। इंडिया के ऊपर प्रोग्राम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम ले दे के ट्रेडिंग नेशन बन गए ना हम तो। हम कुछ बनाते ही नहीं है, हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना कुछ भी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग गिर के 15%, 14% पे आ गई है। और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट 28-30% पे है। पूरी दुनिया के लिए वो मैन्युफैक्चर करता है। अगर जियो पॉलिटिकल लेवल पे देखा जाए, तो टीबीएम जब हमको नहीं मिलती है, तो हमारे सारे के सारे जो इंडिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ड्रीम्स हैं, वो शटर हो जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं, चोक हो जाते हैं, और हुए पड़े हैं। अब ये जो टनल मेकिंग मशीन है, दुनिया में हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। 2-3-4 कंट्री के पास है बस, और कोई नहीं बनाता। 70% तो चाइना बनाता है, और बाकी 30% में जर्मनी की हैरन नेचेट है, अमेरिका की रॉबिन्स कंपनी है, और चाइना का तो खैर सबसे बड़ी जो है वो रेलवे इंजीनियरिंग कंपनी सबसे ज्यादा बनाते हैं, और भी 2-3 कंपनी है। चाइना की एक टेराटेक भी है, और जापान की जो हितैची है, और शायद एक कोमात्सु भी है, शायद मुझे लगता है, जो बनाते हैं। अब पहला सवाल आता है कि हम टीबीएम क्यों नहीं बनाते हैं? हम तो हैवी इंजीनियरिंग के, पहले आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में एक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन होती थी, एचईसी, और काफी बड़ी-बड़ी टिपिकल मशीनें वो बनाया करते थे, और पूरे भारत में वो काम आती थी। और इस ढंग से जो बिजली में काफी भारी मशीनें हम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में बनाया करते थे। लेकिन समय गुजरता गया, और हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट होते चले गए, और हमने अपनी सलाहियत जो ऑलरेडी हमारे पास थी आज से 50 साल पहले, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन में, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में, हमने वो गवा दिया। हमें सब चीजें बनानी आती थी। हमारे पास सैकड़ों हजारों इंजीनियर थे उस टाइम, जो इस क्षेत्र में काम करते थे। लेकिन हम सो गए, और हमने उसके आगे इनोवेट करने की कोशिश नहीं की। अब क्वेश्चन पहला आता है कि हाई डायमीटर मशीन्स डिमांड कंपोनेंट्स ऑफ अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील एंड एब्रेजन रेजिस्टेंट alloys दैट विथस्टैंड एक्सट्रीम प्रेशर। अब जो बड़े मशीनें आती हैं, 10 मीटर की, 12 मीटर की, 17 मीटर की, जो पहाड़ों को काटती हैं, जो पहाड़ को काटेगी तो पत्थर को काट रही है। पत्थर को काटने के लिए आपके जो मशीन के जो ब्लेड्स होने चाहिए, वो एक्स्ट्रा हार्ड स्टील के होने चाहिए, एक्स्ट्रा हार्ड स्टील। तो वो एक्स्ट्रा हार्ड स्टील, यानी कि एलॉयज ऐसे होने चाहिए जो बहुत हार्ड हो जाते हैं। जैसे कि नॉर्मल एक लोहा आता है, स्टील आता है,
जो 1000 डिग्री के ऊपर मेल्ट हो जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन कई स्टील ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप निकल या टंगस्टन वगैरह मिला दो, सुपर स्पेशलाइज्ड स्टील बन जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो वो स्पेस क्राफ्ट में यूज किए जाते हैं और वो 4000 के टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं होते हैं वो। तो वो एक सुपर स्पेशलाइजेशन है, जिसे क्या कहते हैं। अब ये जो कटर हेड्स होते हैं, उसके कट्स होते हैं सारे, ये जो इसके जो अलॉयज हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। ये वो देता नहीं किसी को। जैसे जर्मनी किसी को नहीं देता, या अमेरिका नहीं देता, ऑस्ट्रेलिया नहीं देता, तो चाइना भी किसी को टेक्नोलॉजी देता नहीं है। अब जो कटर हो गए, या उनके जो मशीन्स हैं, या उनके जो रोटर्स हैं, वो सारी की सारी जो उसका जो एक मशीन के जो माइक्रो पार्ट्स होते हैं, या सुपर स्पेशलाइज्ड मेटलर्जी एंड लार्ज डायमीटर फॉर्जिंग एक्सपर्टीज जो है, वो कहां से आएगी? तो सिर्फ पंखे नहीं घूमने वहां पर, तो बहुत कुछ होना है। दूसरा, इसको हैवी इंजीनियरिंग का एक पार्ट माना जाना चाहिए, और इट हैज कैपेसिटी इन टर्बाइंस एंड बॉयलर्स, एंड इट हैज नॉट डेवलप्ड गियर एंड बेयरिंग टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर टीबीएम्स। तो ये सिर्फ बॉयलर वाली चीजें नहीं है, ये तो भाई सिर्फ गियर और बेयरिंग नहीं है कि बेयरिंग होते हैं मशीनों में, ये तो उसको सुपर स्पेशलाइज चीजें हैं। तीसरा, जो मॉडर्न टीबीएम्स हैं वो साइबर फिजिकल सिस्टम्स हैं। उनका तो भैया कंप्यूटराइज सिस्टम्स है सारे के, दैट इंटीग्रेटेड जियो टेक्निकल सेंसर्स, सर्वो ड्राइवर्स, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कंट्रोल्स एंड द लाइक। इसका मतलब है कि वो वहां की जो जियोलॉजी है ना, कि किस किस्म के पत्थर हैं, किस किस्म की मिट्टी है, किस किस्म का वहां पानी है, वो किस किस्म की सारी जो जियोलॉजिकल उसकी जो स्ट्रक्चर है, ये मशीनें उसको भी पढ़ लेती हैं। तो ये सब कट नहीं कर रही हैं, ये उसको भी इंटीग्रेट कर रही हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहां पर वी लैक, हमारे बारे में बताया जाता है इस आर्टिकल में, कि वी लैक द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड स्पेशलाइज ह्यूमन कैपिटल फॉर टीबीएम प्रोडक्शन। हमारे पास ना तो वो इंजीनियरिंग है, ना उस किस्म के इंजीनियर्स हैं, और ना ही हमारे पास उस किस्म के सुपर स्पेशलाइज इकोसिस्टम्स हैं। ये बात सही कही उन्होंने। आप एक बात नोट करोगे कि हमारे यहाँ जो अधिकतर इंजीनियर्स निकलते हैं वो आईटी वाले निकलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, तो पूछते हैं कि भाई आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है तो किस में गया? आईटी में गया, आईटी में गया। लेकिन बहुत कम लोग हैं वो कहेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गया है, सिविल इंजीनियरिंग में गया है। बहुत कम लोग हैं। अल्टीमेटली देश इनसे डेवलप होता है ना, सिर्फ आईटी से थोड़ी डेवलप होता है। और इसको हम थोड़ा-सा डोमेन के अंदर देखा जाए तो हम थोड़े से पीछे ले गए। हमने आईटी को टॉप पे कर दिया, और हमने आईटी के मुकाबले मैकेनिकल इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर्स को, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को थोड़ा-सा नीचे ले आए। हमने कहा नहीं यार, ये तो इसमें इतना इनको तनख्वाह नहीं मिलेगा, इतने पैसे नहीं मिलेंगे, इसमें क्यों जाना? अब टीबीएम मशीन्स जो होती हैं, वो धीरे-धीरे डेवलप जब होती हैं, तो उनके पास दुनिया के अलग-अलग जगह से जियोलॉजिकल जो फॉर्मेशंस हैं, वहाँ से फीडबैक आती है कि इन टनल मेकिंग मशीनों को वहाँ पे क्या दिक्कत आई है। ये किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को, पहाड़ को क्यों नहीं तोड़ पाई, या वहाँ पे क्यों अटक गई, या हो सकता है इसका ब्लेड वहाँ टूट गया, या इसका रोटर वहाँ पे टूट गया, या वहाँ पर ये वो स्पीड जनरेट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वो टनल आगे जा सकती थी, उसको और खोदा जा सकता था। ये वाइटल इनपुट्स होते हैं, और इस इनपुट्स को टनल मेकिंग जो इकोसिस्टम है उसमें एसिमुलेट किया जाता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जो हंड्रेड्स ऑफ टनलिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जमीन के नीचे या पहाड़ों में, समुद्र के नीचे, वहां से जो फीडबैक आती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या हर जगह की भूमि अलग है, उसका स्ट्रक्चर, टेक्सचर, सब कुछ अलग है ना। तो वो हमको सिखाती है कि नहीं, एक जो दवाई है वो सब जगह नहीं चल सकती, इसके लिए अलग चाहिए, इसके लिए अलग चाहिए। अब इसके लिए सुपर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहिए आपको, कि पहले आप उस चीज को पहचान तो पाए कि हो क्यों रहा है। अब वो हमारे पास इंजीनियर्स ही नहीं है। उसके बाद ये कहते हैं कि इंडिया डजंट हैव येट लार्ज स्केल टनलिंग सिमुलेटर्स। अब ये सिमुलेशन की बात यहाँ पे आ गई साहब। मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हम हवाई जहाज में जब पायलट बनते हैं तो हम सिमुलेटर पे पहले पायलट बनते हैं। तो यानी कि बिल्कुल एक कॉकपिट क्रिएट कर दिया जाता है, इसको सिमुलेशन कहा जाता है। आजकल सिमुलेटर काफ़ी कॉमन है और कई बार आपको कुछ मॉल्स वगैरह के अंदर भी सिमुलेटर्स मिल जाते हैं आपको टेस्टिंग के लिए वहाँ पर। तो आपको पता लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं वो जो टनलिंग के भी सिमुलेटर्स होते हैं, तो हमारे पास इंजीनियर्स ही नहीं तो सिमुलेशंस कहाँ से आएँगे? और उसको सिमुलेटर कौन बनाएगा? जो टनल मशीन बना रहा है वही सिमुलेटर बनाएगा ना, वो चाइना बनाएगा। तो सिमुलेटर आपकी मदद करते हैं कि आप कैसे टनलिंग करोगे, वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, जो आपके जो सो कॉल्ड ड्राइवर होता है, जो ऑपरेटर होता है टनल मशीन का, जो उनकी टीम होती है आपस में, जो पूरी एक एक ड्राइवर थोड़ी होता है, पूरी टीम होती है जो उसको पूरे इकट्ठे होके उसको सब करते हैं। तो उनको जो वहाँ पे सिमुलेशन में ट्रेनिंग पहले मिलती है, वो वहाँ जाके रियल फील्ड में वहाँ इम्प्लीमेंट की जाती है। अब चाइना हैड सिमिलर चैलेंजेस और जब टीबीएम का इकोसिस्टम उन्होंने बनाना शुरू किया था, 1990 तक उनके पास जितनी भी टनल बोरिंग मशीन्स थी, जो इनिशियल टाइप की थी, वो सब इम्पोर्टेड थी, उनके पास अपनी नहीं थी। लेकिन धीरे-धीरे वो आपको एक चीज़ तो पता होगी ना कि चाइना दरअसल क्या है ना कि रिवर्स इंजीनियरिंग का उस्ताद है। वो धीरे-धीरे चीज़ों को करता है, फिर अपना इवॉल्व करता है, फिर अपने इंजीनियर्स को लगाता है और कहता है कि इसको डेवलप करो, मॉडर्नाइज़ करो, आगे लेके जाओ और इसलिए वो आगे चलता चला गया। तो कहीं न कहीं जो बहुत सारे जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हवा आपके क्या कहते हैं कि जो पहाड़ों के अंदर सीना चीर के जो सारा का सारा काम होता है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो जो ट्रेनिंग है, जो मेंटेनेंस है, जो कंपोनेंट फैब्रिकेशंस है, वो सारे के सारे जो एक्सपर्टीज़ है, वो चाइना सीखता चला गया और 2022 तक चाइना करीब-करीब अब 3 साल पहले तक 200 टनलिंग मशीन हर साल बना रहा है, 200 डिफरेंट साइज़ेज़ के, जो कि 3 मीटर से लेके 17 मीटर तक के हैं। और ये 17 मीटर की तो जायंट मशीनें हैं और ये जायंट मशीनें इंडिया को चाहिए थी अपने बुलेट ट्रेन के लिए और वो अभी तक चाइना के पोर्ट पे पड़ी हैं, वो अलाउ नहीं करता है इंडिया को देने को। तो इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो हैं, चोक पॉइंट पे आ गए, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब इस आर्टिकल में आगे कुछ ये बताया गया कि इंडिया को क्या करना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये बताएँगे कि क्या करना चाहिए। एक अच्छा है, इस आर्टिकल में भी बताया गया क्या करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम वो करते हैं? मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है यहाँ पर कि क्या हम वो करते हैं? इंडिया की जो ओवर डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स एंड वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो हो, रेलवेज़ हो या रोड्स हो, जो भी हैं, ये शायद उस नेग्लेक्ट का एक कॉन्सिक्वेंस है, दुष्परिणाम है कि हम उस दिशा में हेवी इंजीनियरिंग की ओर हम वहाँ से हटते चले गए। चाइना क्यों आगे गया? क्योंकि चाइना के पास सिस्टम सप्लायर्स भी हैं, उसके पास उसकी नो हाउ यानी कि टेक्नोलॉजी भी है और कहीं न कहीं हम जो है ओवर डिपेंडेंट होते चले गए। हमारी डिपेंडेंस जो है वो चाइना के सप्लायर पे भी बढ़ गई, हमारे कंपोनेंट्स के लिए भी बढ़ गई और हमने अपनी हेवी इंजीनियरिंग को बहुत बुरी तरह से नेग्लेक्ट किया क्योंकि हमको बनी-बनाई चीज़ें मिल जाती थी। तो टीबीएम जो है टनल बोरिंग मशीन्स आर एसेंशियल्स फॉर इंडियाज एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान्स इंक्लूडिंग अर्बन मेट्रोस, हाइड्रो पावर, रेल प्रोजेक्ट्स, maybe in the mountains also. And any disruption in their supply, as seen in the recent cases of lot of sugar delays, it can significantly hamper national projects. Bullet train अटका पड़ा उसी चक्कर में. India doesn't have currently manufacturing large diameter 10 meter and above TBMs domestically, leaving the country vulnerable to supply chain shocks and Chinese leverage. What are the consequences? We are vulnerable to the supply chain disruptions. यानी कि हमें असहाय हैं, हमें माँगना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, सर हमें दे दो, सर हमें दे दो, सर हमें दे दो। और इसीलिए चाइना के साथ हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम सारी चीज़ें वहाँ से ले रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, दुनिया भर की चीज़ें हम वहाँ से ले रहे हैं। सिंपल-सिंपल चीज़ें वहाँ से लेते हैं, अपनी चीज़ें बनानी छोड़ दी हम लोगों ने। मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि मैं आप तक ये बताना चाहता हूँ कि जब चाइना जाग रहा था 25 सालों तक, हम सो रहे थे और जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ थी 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में, हमारे पास भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स था।
हमारे पास रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी थी, हमारे पास मोहाली का सेमीकंडक्टर चिप्स था आज से 50-60 साल, 70 साल पहले। हमारे पास क्या कहते हैं हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशंस थी, हमारे पास स्टील प्लांट्स थे, हमारे पास सब कुछ था, लेकिन पता नहीं क्यों हम सो गए और हमने सोचा कि हमने इसके आगे क्या करना है, जो कर लिया सो कर लिया और हम वही पुरानी टेक्नोलॉजी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर लेके चलते रहे या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल में लेके चलते रहे और अल्टीमेटली एक परफेक्ट पीएसयू होने के नाते हम मरते चले गए। हमने आगे बढ़ने की सोची नहीं, बस जहां हम सोए वहीं चाइना जागा। तो फर्क ये है कि कौन जागा और कौन सोया। बात सिर्फ टनल बोरिंग मशीन की नहीं है, बात सभी उन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की है जिसके ऊपर चाइना ने अब ढक्कन डाल दिया कि नहीं भैया मैं तुमको नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। इसका मतलब है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब चोक पॉइंट पे आ गया है। अब आप रुक गए क्योंकि अब आप डिपेंडेंट थे और आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बदकिस्मती है और कुछ नहीं। और स्लोली हम एक ट्रेडिंग नेशन बन गए, मैन्युफैक्चरिंग नेशन नहीं बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी-छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करेंगे, तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।